हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कहिए कैसे हैं आप गाइज। बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं कि पपीता अपने बाप को आगे करके उस रात भागी क्यों। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, रात के अंधेरे में रात के 10 बजे ये लोग बिना किसी नोटिस के दो गाड़ी भर भर के, दो जीप भर भर के ये अपने साथ जो है वो प्रशासन ले गए थे बिना किसी नोटिस के, मेरे को पकड़ने के लिए, किडनैप करने के लिए कि भैया इसको उठा करके दिल्ली ले चलते हैं और इसकी खूब सुताई करेंगे, मतलब इसकी खूब पिटाई करेंगे, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे या फिर इसको जो है वहीं पे फेंक देंगे, दफना देंगे। ये इनके स्टेटमेंट थे। गाइज, मैं आप सब लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें इन लोगों ने कैमरे में क्यों नहीं दिखाई। आपको पता है रात के जो है 10 बजे अगर आपके घर पे प्रशासन आ जाए और आपको पता ना हो सोए हुए रात में, तो आप क्या करिएगा। उस घर में जा करके ये लोग गुंडागर्दी कर रहे थे और ये लोग क्राइम ब्रांच वाले बन करके गए थे। जो हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि इसने बूढ़े बाप को आगे कर दिया और अपने भाग गई, मैं आपको बता रही हूं कि उसी घर में मेरे ही भाई का फोन लेकर के यही जो वहां पे गई थी मैडम मोहतरमा, जो सिवान से चल करके आई थी, वो सिवान की वीर पुरुष जो वीर महिला हैं, उन्होंने मेरी बहन को फोन करके बोला कि तुम जो है वो पपीता का नंबर दो, तुम पपीता का फोन नंबर दो। ये बात इन्होंने अपनी वीडियो में क्यों नहीं बताया कि ये पपीता का नंबर क्यों मांग रही थी। अगर पपीता उस घर में उपलब्ध होती तो ये पपीता को रंगे हाथों पकड़ती ना। क्यों? क्योंकि इनकी तो छापेमारी अचानक हुई थी। जो ये बोल रहे पपीता भाग गई, पपीता भाग गई, तो बताओ कि उस रात क्या हुआ था, सच्चाई बताओ। क्योंकि झूठी जिस तरीके से तुम हो, तुम्हारी कहानी भी सारी झूठी है। गाइस, जिस प्रशासन की आप लोग बात कर रहे हैं ना, वो प्रशासन के सामने ये सारी चीजें हो रही थी और प्रशासन सोफे पे बैठ करके अपना जो है वो तस्तरा गरम कर रहे थे। फोन करके उससे बोला गया कि भैया तुम नंबर दो, उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, लेकिन वो पढ़ी लिखी है। उसने इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपको उसका नंबर क्यों चाहिए। इन्होंने अपना जो है दुखड़ा गाया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं उस पपीता को छोड़ूंगी नहीं, मैं आज ही उसको उठा करके अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है। और फिर इसके बाद जब उसने नहीं दिया, कुछ वॉलिड क्वेश्चन दिया, तो उस पर ये भड़क गई, जो सिवान की धरती से चल के आई थी, भड़क गई कि अब अगला नंबर तेरा है, अब देख मैं तेरे साथ में क्या करती हूं। एक बात बताइए, जिस प्रशासन के लिए आप लोग गुहार लगा रहे हो कि आपको प्रशासन के पास न्याय मांगने जाना चाहिए, मैं किस मुंह से जाऊं। जो प्रशासन अपने सामने ये सब गुंडागर्दी करते हुए देख रहा था और खुद उस गुंडागर्दी में मिला हुआ था। जब प्रशासन ही बिक जाए, जब प्रशासन ही इस तरीके का काम करने लगे, तो गाइज आप किसका दरवाजा खटखटाइएगा। क्योंकि हमें पुलिस सहायता इसलिए मिलती है ताकि हम अपनी जो है ना चीजों को सेफ रख सके, लेकिन हम उस दिन पुलिस से ही अनसेफ हमारे घर वाले फील कर रहे थे, क्योंकि पुलिस के रहते ये सब गुंडागर्दी हो रही थी। दिल्ली से एक आदमी को पकड़ करके ले जाती है और बोलती है कि ये क्राइम ब्रांच का आदमी है। मैं इंक्वायरी चाहती हूँ कि वो कौन से क्राइम ब्रांच का आदमी है। अपने आप को दिल्ली एसओ की बीबी बताया था ये हमारी समाज सेविका ने। ये बात इसने कैमरे पे क्यों नहीं दिखाई कि वो दिल्ली एसओ बन करके गई थी, उसकी बीबी बन करके। इसने खुद अपने मुंह से बोला है कि एसपी, डीएसपी, एसओ सब हमारे जेब में रहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि इस औरत के जेब में सारा प्रशासन कैसे हो जाता है। एक तो ये बोलती है महिला हेल्पलाइन वाली है, ठीक है, इसका अपना चलता है, लेकिन ये कौन सा हेल्पलाइन का यूज कर रही थी, हम आप सब लोगों से जानना चाहते हैं। गाइज, इतना ही नहीं खत्म हुआ, खूब धमकी दिया, खूब गाली गलौज, सब कुछ हुआ, सब कुछ इसने करा, घर की पूरी वीडियो बनाई। सब कुछ करने के बाद पूरे सबके नंबर खंगाले, फोन नंबर, सब कुछ करने के बाद फिर इसके बाद जो है ना, जब मैं वहां से नहीं मिली तो ये फिर रात के 2 बजे वहां से दरोगा को भेजती है। अब एक बात बताइए, एक लेडी के घर में 2-2 बार पुलिस आती है, एक रात के 10 बजे और फिर एक रात के 2 बजे। आप बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा क्राइम किया था जो वही प्रशासन मेरे घर 2-2 बार आई और उस टाइम पे आकर के उसने मेरे बाप को बहुत गंदी गंदी गालियां दी, जिस प्रशासन की आप लोग बात कर रहे हैं। मेरा मन कर रहा है मैं उस दरोगा का यहां पे नाम ले लूं, लेकिन पता नहीं, उस दरोगा ने बहुत गंदी गंदी चीजें बोली। गाइज, हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे देश में 70 साल के बुजुर्ग जो है वो सेफ नहीं है प्रशासन से। सुबह जब मेरे पास ये सारी बातें आई ना गाइस, मेरे पास 2 ऑप्शन था, क्योंकि मैं उस जगह पे उपलब्ध नहीं थी। या तो मैं बनारस से चल करके चकिया थाने पे जाती और उस बिके हुए प्रशासन के हाथों जलील होती, क्योंकि मुझे पता था कि वहां पे इंसाफ मुझे नहीं मिलेगा। जब मेरे 70 साल के बुजुर्ग बाप को नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा। 2-2 बार उस घर पे जो है पुलिस भर भर गाड़ी गई थी गाइज, गाली गलौज करने के लिए।
और फिर इसके बाद जो है ना गाइज, मैंने दूसरा रास्ता अपनाया कि मुझे जो है वो लीगली तरीके से इनसे लड़ना है। और मैं कोर्ट कचहरी, थाना कचहरी सब खुलने का इंतजार कर रही थी ताकि लॉयर आए और मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं। हमारे यहाँ हर सिस्टम का एक नियम होता है, 10 बजे कचहरी कोर्ट थाना सब कचहरी कोर्ट सब खुलता है, वकील आते हैं। और उस टाइम पे जब मेरी बात हुई वकील से, तो भैया मुझे ये प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तब तक एक 70 साल का बाप बदनाम हो चुका था, जलील हो चुका था। हमने अपने लॉयर वहां पे भिजवाए गाइज, उसी प्रशासन ने उस लॉयर के साथ जो है बदतमीजी करी। और ये मैडम जो सो कॉल्ड अपने आप को समाज सेविका बोलती है, महिला हेल्पलाइन वाली बोलती है, इसने उसी लॉयर की माँ बहन करी थी, गंदी गालियों के साथ उसे संबोधन किया था। गाइज, इस लेडी ने बोला था, समाज सेविका ने प्रशासन से कि सुनो दरोगा साहब, आप मेरा काम करो, मैं आपको खुश कर दूंगी। मुझे नहीं पता इन सब ने ये सारी वीडियो क्यों नहीं दिखाई। जिन लोग को लगता है ना कि पपीता भगौड़ी है, जरा इससे पूछिए कि 2-2 बार मेरे घर पे पुलिस गई थी, एक रात के 10 बजे, एक रात के 2 बजे। इतना गुंडागर्दी उस देश, उस गांव, उस समाज में कोई सेफ नहीं है गाइस, जहां की पुलिस ही इतनी ज्यादा गिरी हुई हरकत करे। हमें इंसाफ कब मिलेगा? अब एक बात बताइए, हमने लीगल का रास्ता अपनाया तो कहां से गलत किया? क्योंकि हमसे चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी गाइज, मेरे हाथ बंधे हुए थे। या तो फिर मैं प्रशासन के सामने, बिके हुए प्रशासन के सामने जाकर के सरेंडर कर देती, और पता नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मैं मरती, बचती, जीती, जिंदा रहती, क्योंकि वो समय, वो सिचुएशन ऐसा था कि मैं जिंदा तो नहीं बचती। इतना तो मैं लिख के दे रही हूँ, बिना किसी जुर्म के मैं फांसी पे चढ़ा दी जाती, या फिर मैं इस समाज सेविका और वो जो सिवान से महिला आई थी, ये लोग मेरा गला घोट करके मुझे मार देते, क्योंकि इनके सर पे खून सवार था। तो गाइज, मैं भागी नहीं थी। उस समय मैं बनारस के कचहरी में बैठी थी, जिस समय ये लोग तांडव कर रहे थे। मेरा लॉयर वहां पे गया था, ठीक है। और इन चीजों को इन सब ने खुद अपनी वीडियो में क्यों नहीं सबमिट करा, आप सब लोग जरूर पूछिएगा। बिके हुए प्रशासन से एक बार आप लोग जरूर पूछिएगा कि अगर प्रशासन इसी तरीके से खुश होने में बिकता रहा तो हम न्याय मांगने किसके पास जाएं? क्योंकि कोर्ट कचहरी तो बाद में आता है, पहले हमारे नियरेस्ट थाना पुलिस आता है। हम कहाँ जाएं अपनी कंप्लेन लेकर के, जहां पे हमें न्याय नहीं मिलता? तो क्या हमने गलत रास्ता अपनाया, या फिर हम वहां जा करके थाने पे उपलब्ध हो जाते और जा करके जो है वहां पे अब तक जिंदा होते, नहीं पता। तो हमने अगर लीगली ये सारी चीजें हैंडल करी है तो हमने क्या गलत करा है? तो ये जो हमारी सोशल डिफेमिंग हो रही है, इस पे हम प्लीज चाहते हैं कि सही इंफॉर्मेशन दो, और उस प्रशासन से पूछा जाए कि उस रात उस घर में क्या क्या झूठे और क्या क्या तांडव हुआ है, क्योंकि हर चीज कैमरे पे नहीं दिखाई है गाइज। उस घर में क्या तोड़फोड़, क्या मारपीट, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो सारी चीजें नहीं आई हैं पब्लिक। कितना डराया धमकाया गया है, कितना मेंटली टॉर्चर किया गया उस रात को, ये सब इन लोगों को नहीं दिखाया है। पूरी रात वो लोग दहशत में सो नहीं पाए हैं। जिसके घर में आधी रात को पुलिस धमक जाए, एक बार नहीं 2-2 बार, समझिए उस घर वालों की हालत क्या होगी। और ये लोग एक लड़की को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। शर्म आती है गाइस, जो लोग बोलते हैं प्रशासन का। भाई, मैं तो अपने आप पे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ पे मैं अपने आप को सेफ फील करूं, क्योंकि धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी आ रहा है कि मैं तेरा लोकेशन ट्रेस कर चुकी हूं, अब तू सेफ नहीं है, देख बेटा मैं तुझे कैसे रातों रात उठवाती हूं। मैं कौन से प्रशासन पे भरोसा करूं? उस बिके हुए प्रशासन पे? क्योंकि मेरा भरोसा, मुझे समझ ही नहीं आता है कि भैया कौन सा प्रशासन अपना है, कौन सी पुलिस, कौन सा थाना अपना है। कल तक मुझे जो है था कि भैया प्रशासन हमें मदद करती है, कानून हमारा सहायता करता है, लेकिन जब कानून बिक जाए, जब कानून ऐसी गुंडागर्दी में सहयोग करे, तो हम किसका रास्ता अपनाएं?